Assalamu alaikum. So, dear students, our next lecture is about biological repair mechanism. तो आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये सीखा था कि म्यूटेशंस क्या होती हैं और वो डीएनए को कैसे डैमेज कर सकती हैं। शायद आपको ये भी याद हो कि पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ अल्ट्रावायलेट रेज या म्यूटाजेनिक एजेंट्स लाइक आयनाइजिंग रेडिएशंस और यूवी लाइट, तो वो भी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि काफ़ी सारे वेज हैं जिनके थ्रू डीएनए डैमेज हो सकता है। इवन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या सेलुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, वो भी डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। अच्छा, तो अब अगर ये सारे डैमेजेस होते रहे तो हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? तो उसका सॉल्यूशन ये है फिर कि ये जो लाइफ हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं जो डैमेज डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से जो मोस्ट एफिशिएंट रिपेयर मैकेनिज्म है वो पॉलीमरेज एंजाइम की प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है। शायद आपको याद हो कि जब रेप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे, हम देखते थे कि जब रेप्लिकेशन होती है तो पॉलीमरेज एंजाइम आफ्टर रेप्लिकेशन उसको प्रूफ रीड करती है कि इफ देयर आर सम हाउ टू से म्यूटेशंस, तो वो म्यूटेशंस को करेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बाद भी काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स हैं जो फिर बाद में उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, आप रिपेयर मैकेनिज्म्स में हम कह सकते हैं कि देयर आर मोर देन 100 प्रोटीन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो डीएनए है, इट इज़ द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच इज़ रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट। बाकी मॉलिक्यूल्स अगर जो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह हैं, उनमें से अगर भी मॉलिक्यूल्स डैमेज हो तो नॉर्मली सेल उनको रिप्लेस कर देता है विद अ न्यू वन। लेकिन डीएनए में वाहद मॉलिक्यूल है जिसको सेल रिपेयर करते हैं, ना कि उसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो फिर रिपेयर मैकेनिज्म्स में अगर कोई डिजीज मतलब एरर आ जाता है कि प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से ह्यूमन डिजीजेस भी होती है जो कि हम पढ़ेंगे साथ में। अच्छा जी, तो उनमें उनकी अब टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। तो टाइप्स के लिए जो हम बुक फॉलो कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस 10th एडिशन है और उसका चैप्टर नंबर 16 है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अब रिपेयर मैकेनिज्म की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। उनमें से 6 हैं जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से फर्स्ट वन है डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज्ड डीएनए, इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। फिर उसके बाद बेस एक्सीजन रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है, पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर है, एरर प्रोन रिपेयर है जो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज्ड डीएनए। तो अब ये सिंपल है कि ये अगर एक बेस पेयर डैमेज हो गई है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली न्यू बेस पेयर के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसको करेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने शायद पढ़ा था कि यूवी लाइट्स की वजह से फोटोडाइमर्स बन जाती हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जब यूवी लाइट डीएनए पे पड़ती है तो उसकी वजह से जो दो एडजेसेंट पायरिमिडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द सेम स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड के दो पायरिमिडीन मॉलिक्यूल, उनके दरमियान एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो इसको रिपेयर करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है सीपीटी फोटोलाई फोटोलाइएज। अब ये एंजाइम करती क्या है? ये एंजाइम इसके साथ बाइंड हो जाती है इस डाइमर के साथ और इसको स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट करने की वजह से क्या होता है कि जो ओरिजिनल बेस पेयर्स हैं, ठीक है, वो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो डाइमर बना हुआ था, इस वजह से डीएनए स्ट्रक्चर डिस्टर्ब था, डाइमर टूट जाएगा, वो दोबारा से अपने रेलेवेंट बेसिस के साथ बॉन्ड्स बना देंगे
और डीएनए करेक्ट हो जाएगा। अब इस एंजाइम को, ये जो सीपीडी एंजाइम है, फोटोलाइज एंजाइम है, इसको एक्टिवेट होने के लिए लाइट रिक्वायर्ड है। तो इसलिए इस रिपेयर मैकेनिज्म को फोटो रीएक्टिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मतलब जो लाइट है, मतलब दूसरे मैकेनिज्म्स भी हैं जिनमें वे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स इन्वॉल्व होती है। ये थोड़ा सा इसको डिस्कस किया गया कि कैसे एक नॉर्मल म्यूटेशन है, ठीक है, यूवी लाइट पड़ती है, उसकी वजह से वो टाइमर बन जाता है, कुछ दो पायरिमिडीन बेस पेयर्स वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये सीपीडी है, एक्चुअली सीपीपी लिखा हुआ है तो सीपीडी है यहाँ पे। तो सीपीडी क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल डीएनए बन जाता है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज्ड डीएनए की, वो है अल्काइल ट्रांसफरेजेस। अब अल्काइल ट्रांसफरेजेस भी एंजाइम्स ही हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स भी जो डैमेज्ड बेसिस होती हैं उनको रिपेयर कर देती हैं। अब ये करती क्या है, दे एक्चुअली रिमूव certain alkyl groups. These enzymes, they remove certain alkyl groups that have been added to position O6 of guanine by mutagens like nitrosoguanidine and ethyl methane sulfonate. अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि गुआनिन पे अगर ईएमएस अप्लाई किया जाए, उसकी वजह से उसका जो कार्बन एटम नंबर 6 है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें एक इथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो O6 गुआनिन है, इट कैन बाइंड विद थाइमीन, तो थाइमीन के साथ ये पेयरिंग कर ले, जो कि एक एबनॉर्मल पेयरिंग है फॉर डीएनए। तो जिसकी वजह से जो म्यूटेशन है, जो जीसी पेयर नॉर्मली होता है, वो जीसी पेयर से एटी पेयर में कन्वर्ट हो सकता है इन डॉटर स्ट्रैंड। तो अब होता क्या है एक्चुअली कि ये जो एंजाइम है, एल्काइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसमें जो सिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं, जो अमाइनो एसिड है, सिस्टीन अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड, ये जो इथाइल ग्रुप है, ये ट्रांसफर होके उन अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये वाला रीजन ये फ्री हो जाता है, और ये जो मतलब मॉडिफाइड या म्यूटेटेड गुआनिन था, ये नॉर्मल गुआनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये जो इथाइल ग्रुप्स हैं ये ऐड होते चले जाएं अल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ और उसके सिस्टीन रेजिड्यूज के साथ, तो एक टाइम आएगा कि कोई भी सिस्टीन रेजिड्यू फ्री नहीं होगा, सारे के सारे सिस्टीन रेजिड्यू के ऊपर कोई ना कोई ये वाला इथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो सिस्टम है रिपेयर मैकेनिज्म का, ये सैचुरेट हो जाएगा। तो ये मतलब फर्दर उसको रिपेयर नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी डिपेंड करेगी कि म्यूटेशंस कितनी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये थे ये दो मैकेनिज्म्स जो डायरेक्ट एक जो डैमेज्ड बेस पेयर है उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा मैकेनिज्म जिसको हम लोग कहते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। अच्छा, ये सिंपल है, वेरी सिंपल है जी। ये एक बेस पेयर है, वो डैमेज है, उसको रिमूव करके उसकी जगह पे नया बेस पेयर ऐड करते हैं सिंपली। पिछले में हमने पढ़ा था कि बेस पेयर वही रहता था, उसको करेक्ट किया जाता था। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो जो बेस पेयर है उसको कंप्लीटली रिमूव करके उसी जगह पे नया बेस पेयर ऐड कर दिया जाए। अब उसके लिए फिर क्या होगा, जब एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा तो फिर नया कैसे ऐड होगा? नया एक्चुअली उसका जो, क्योंकि आपको पता है डीएनए एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, तो एक स्टैंड पे अगर डैमेज्ड बेस पेयर है उसको रिमूव कर दिया जाए, और जो दूसरे स्टैंड पे जो नॉर्मल बेस पेयर है उसके कम्प्लीमेंट्री नया सीक्वेंस उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेस एक्सचेंज पेयर इज एन important repair system which exploits the properties of anti-parallel complementarity, ठीक है, to restore damaged DNA segments into their initial undamaged state. So in these systems, a base or a longer segment of DNA chain is removed. ये आप पिक्चर अगर आप देख लें तो इसमें ये वाला जो बेस फॉर एग्जाम्पल म्यूटेटेड है। अब होगा क्या कि इसको रिमूव कर दिया जाएगा। डीएनए ग्लाइकोलाइएज एक एंजाइम है जो बेस शुगर बॉन्ड को रिमूव कर देगा, और वो जो बेस है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या करेगी, यहाँ पे एक कट लगा देगा जिस जगह पे वो डैमेज्ड बेस थी। कट लगाने के बाद फिर एक
और एंजाइम है, इसका नाम मुझे देखते हैं। अच्छा, डीऑक्सी राइबो फास्फोडाइएस्ट्रेज, ये डीऑक्सी राइबो फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम्स है। वो क्या करती है कि जिस जगह पे एपी न्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाए थे उसे अपस्ट्रीम तकरीबन 30 बेस पेयर वो सारे का सारा स्ट्रेच रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब करेक्ट तो एक करना था, लेकिन उसके साथ उसे 30 के करीब जो बेस पेयर है वो और भी रिमूव हो जाए। अब फिर उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम उस गैप को फिल कर देगी, मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगी। वो न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री होंगे जो नॉर्मल स्ट्रैंड है उनके। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाएगा, तो इस मतलब बेसिस तो हैं लगे सारे, लेकिन वो अटैच नहीं है ये वाले दो जो बैकबोन्स। तो इन बैकबोन्स को जो लाइगेज एंजाइम है वो सील कर देगी, तो अल्टीमेटली एक बेस पेयर जो था वो रिमूव होके उस जगह पे नया बेस पेयर ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें देखें काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है, एपी एंडोन्यूक्लिएज है, और डीऑक्सी राइबो फास्फोडाइएस्ट्रेज एक एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है। तो काफ़ी सारी एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब आपने देखा कि वो मतलब जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसकी वजह से उसको रिपेयर करता है या होमोलोगस सीक्वेंस की बेस पे रिपेयर करता है, तो इसको होमोलॉजी डिपेंडेंट रिपेयर सिस्टम भी कहा जाता है। तो अनलाइक द एग्जांपल्स ऑफ सेवरल रिवर्सल ऑफ द डैमेज, पिछले हमने पढ़ा था वो डैमेज को रिवर्स कर देती है। दीज पाथवेज इंक्लूड द रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर बेसिस, तो एक को रिमूव करेगा और उसकी जगह रिप्लेस कर देगा। तो अब डीएनए प्रूफ रीडिंग जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके बाद ये बेस एक्सचेंज रिपेयर इट इज द मोस्ट अबंडेंट द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म व्हिच इज रिमूव टू which is removed to incorrect or damaged basis। इसके बाद क्या है, थर्ड है न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में इन्वॉल्व है। पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ था कि एक बेस पेयर दो बेस पेयर को रिमूव करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें इसने मल्टीपल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिपेयर करना है, उनको करेक्ट करना है। तो इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर कहते हैं। इट इज एबल टू रिलीव रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक्स एंड रिपेयर द डैमेज। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर डीएनए में ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स डैमेज हैं या मतलब प्रोमोटर रीजन में कोई न्यूक्लियोटाइड्स डैमेज हैं, उसके वजह से एप्लीकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सcision, अब अगर ये वाले दोनों मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है उसकी मशीनरी रुक जाएगी, फर्दर एप्लीकेशन नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी, और अल्टीमेटली सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा कंसर्निंग होगा, तो उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म यूज होता है। इसके अब 4 डिफरेंट फेजेस हैं इस मैकेनिज्म के, वो कौन कौन से। एक तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ डैमेज्ड बेस है, पहले तो पता ही चलाना कि बेस डैमेज है या नहीं है कौन सी। फिर उसके बाद उसके ऊपर मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, वो अटैच हो जाती हैं उस साइड के साथ। फिर अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, जो डैमेज स्ट्रैंड है उससे काफ़ी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स को कट किया जाएगा, जैसे कि पिछले वाले में भी पढ़ा था, और उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो अनडैमेज्ड स्ट्रैंड था उसको एज ए टेम्पलेट यूज करके उसको रिपेयर कर देंगे। ये मोर और लेस न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर जो है वो पिछले मैकेनिज्म की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में है। तो अब न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर की दो टाइप्स हैं। एक है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर, जो कि उन रीजन्स को रिपेयर करेगा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हुई है। मीन्स ये प्रमोटर सीक्वेंसेस को मोस्टली रिपेयर करता है। उसके बाद ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर है। ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर अगर रेप्लिकेशन की जगह पे ब्लॉक हुई है तो ये उसको रिपेयर करेगा। ये इसका पूरा पाथवे है कि कैसे ये रिपेयर करता है। तो इनिशियली आप देखेंगे दो डिफरेंट इसमें मैकेनिज्म्स।
तो अब इसको ना भी ना डिस्कस करें। अब इसमें आप देखें कि जो ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर है, ये सिर्फ उन्हीं रीजन्स को एम्पलीफाई करेगा, सॉरी रिपेयर करेगा या उन बेसिस को रिपेयर करेगा जो डैमेज्ड होंगी। ठीक है, उसमें हेट्रोडाइमर्स बने हुए हैं। एक तो होमोडाइमर है जी, सेम न्यूक्लियोटाइड्स हो, जिनमें हेट्रोडाइमर्स बनते हैं। ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर उसको एक तो रिकॉग्नाइज करेगा। और दूसरा, ये रीजन अगर किसी ट्रांसक्रिप्शन, जो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन है, उसका पार्ट नहीं है। दोबारा सुन लो, मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ। ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर नॉर्मली रिपेयर्स टू टाइप्स ऑफ, normally repairs base pairs which are damaged. नंबर वन, एक तो वो जो बेसिस है वो हेट्रोडाइमर्स हो, ठीक है, हेट्रोडाइमर्स की वजह से डैमेज हो। और दूसरा, वो किसी एक्टिव रेप्लिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका कंपोनेंट ना हो, तो ये उसको रिपेयर करेगा। अब शुरू कैसे होता है? अच्छा, ये वाला जो दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन कपल, ये एक्चुअली जो रेप्लिकेशन हो रही है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन जो हो रही है, ये उसको रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले दो प्रोटीन्स हैं जो अटैच होती हैं इसके साथ, जिसको CSA और CSP का नाम दिया जाता है। मैं ये पूरा बात से डिस्कस करने लगा हूँ, फाइनली इसको प्रोसेस में। सबसे पहले दो प्रोटीन्स अटैच होती हैं जिसका नाम CSA और CSP है, इधर भी ये अटैच होती है। ये दोनों प्रोटीन्स फिर काफी सारी और प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है बाइंडिंग के लिए। उनमें से एक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, शायद आपने पहले पढ़ा। अब इस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तकरीबन 10 सब यूनिट्स होते हैं। उन 10 सब यूनिट्स में से दो सब यूनिट्स XPB और XPD, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं कि ये इस जगह पे अटैच हो जाते हैं जहाँ पे उसको रिपेयर करना होता है, दोनों साइड। अच्छा, अरे उसके बाद ये क्या करते हैं कि हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और प्लस और सारी काफी सारी एंजाइम जो हैं, प्रोटीन जो है, उनको भी रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब हेलिकेज एक्टिविटी होती है इन दोनों सब यूनिट्स की, XPB और XPD की, उस हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन अटैच हो जाते हैं जिनको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, या आरपीए भी कहते हैं। आरपीए आर दोज प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये इसको स्टेबल कर देंगे। अच्छा, ये इसको जब ये स्टेबल कर देंगे, उसके बाद एक्चुअली वही मैकेनिज्म सारा रिपीट होगा जो पहले था, कि जी इसमें से जी ऑलमोस्ट 30 बेस पेयर जो हैं वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। पूरा का पूरा स्ट्रेच रिमूव हो जाएगा। उस स्ट्रेच को रिमूव होने के बाद वहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है उस स्ट्रेच को फिल करेगी। फिल करने के बाद एंड पे जो लाइगेशन एंजाइम्स हैं वो एंजाइम उस को लाइगेट कर देगी और उस गैप को फिल कर देगी। अब इस रिपेयर मैकेनिज्म में अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुनिए। जो ग्लोबल जीनोमिक रिपेयर है, ये सिर्फ उन बेस पेयर्स को रिपेयर करेगा जो एक तो डाइफोस हेट्रोडाइमर्स की वजह से बनी हो, नंबर वन। नंबर टू, वो किसी एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन कपल न्यूक्लियोटाइड सीजन रिपेयर सिस्टम है, वो उन म्यूटेशंस को रिपेयर करेगा जो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर रही है। सबसे पहले दो प्रोटीन CSA और CSB अटैच होंगे। वो दोनों प्रोटीन्स फर्दर प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करेंगी, रिक्रूट करेंगी, जिनमें से एक प्रोटीन TF2H है। TF2H एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और इसके 10 सब यूनिट्स होते हैं। उन 10 सब यूनिट्स में से दो सब यूनिट्स XPB और XPD ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे अटैच होंगे और फर्दर प्रोटीन्स को रिक्रूट करेंगे ताकि एक कॉम्प्लेक्स बना सकें। फिर यही दोनों प्रोटीन्स हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हेलिकेज एक्टिविटी में ये क्या करेंगे कि डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे इन दिस रीजन। अच्छा, अब ये क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है, इसको स्टेबल करने के लिए एक और प्रोटीन अटैच हो जाएगी जिसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, या आरपीए। तो अब ये डीएनए स्टेबल हो गया।
फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो डैमेज्ड पार्ट है उससे तकरीबन 30 बेस पेयर जो हैं उस रीजन के वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उस रीजन में से जो है उसको फिल गैप फिल किया जाएगा कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के मुताबिक। जब गैप फिल हो जाएगा फिर उसको लाइगेज एंजाइम फाइनली लाइगेज को। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर इस रिपेयर सिस्टम में कोई इशू आ जाए, ये रिपेयर सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके, तो उसकी वजह से नॉर्मली दो किस्म की सिंड्रोम्स हैं, दो किस्म के ह्यूमन डिजीज ये डिसऑर्डर्स हैं जो अपीयर होते हैं। उनमें से एक का नाम है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और दूसरे का नाम है कोकाइन सिंड्रोम। ये दोनों इस रिपेयर सिस्टम में डैमेज की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब होता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं इन दोनों डिसऑर्डर्स के, दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट प्लस, लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ सिम्टम्स जो दोनों में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के जो पेशेंट्स हैं, एक तो उनमें स्किन कैंसर डेवलप हो जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स कैंसर के बन जाते हैं, प्लस उनमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो कोकाइन सिंड्रोम है उनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें ड्वार्फिज्म है, डेफनेस है, रिटार्ड मतलब रिटार्ड हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि रिपेयर सिस्टम तो एक ही है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम, इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से दो किस्म के जो डिसऑर्डर्स है वो कैसे हो सकते हैं। उसका एक सिंपल जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि सबसे पहले अगर म्यूटेशन हो इन दोनों प्रोटीन में, सी एस ए और सी एस बी में अगर कोई म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से कोकाइन कोकाइन सिंड्रोम होगा। लेकिन अगर जो म्यूटेशन है वो ये इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में, तो दोनों सब यूनिट्स में, जिसको एक्सपीबी और एक्सपीडी कहते हैं, ये इनसे रेलेवेंट जो दूसरे सब यूनिट्स हैं उसकी वजह से जीरो डर्मा पिगमेंटोसम डिजीज कॉज होगी। तो अब इस डिसऑर्डर को हेटेरोजीनियस जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि वजह क्या है कि ये डिसऑर्डर उस वक्त होता है कि जब सेवरल म्यूटेशंस हों उन जीन्स में जो एक ही प्रोसेस में हुआ होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम। उसके बाद आ जाता है जी पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर मैकेनिज्म। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम लोग इसको कवर करें। आप लोगों के क्वेश्चन भी हैं तो काइंडली मुझसे पूछ लें। थैंक यू।